जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि यह क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये सूरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, कालीबंगन। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युगीन की थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता इसे भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार, जो कि इनका मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी, ये जो कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये ईंट से बनाए जाते थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये कपास के उत्पादन में सबसे पहले थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। 1921 में इन्हीं के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोजा गया था तो लोथल में खोजा गया था। फिर उसके बाद आता है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ये मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का ये जो कि प्रचलित नाम है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? तो ये सिंडन नाम से पुकारा है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। फिर उसके बाद आता है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है तो ये धौलावीरा में चला है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। फिर उसके बाद आता है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था वे कौन कौन से हैं? तो दयाराम साहनी हैं और राखलदास बनर्जी हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो ये सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये कौन था? तो बैल था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ये कालीबंगा से मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के। स्वतंत्रोत्तर
भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो ये गुजरात में हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से ये जो कि परिचित नहीं थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल से मिला है युगल समाधान का साक्ष्य। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, तो ये संस्कृत पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वही थी कि नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये मृदभांड है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहर जीवन की सुविधाएं थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार और औजार से है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का उपयोग किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो ये कहाँ पे है? तो गुजरात में स्थित है लोथल। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है धौलावीरा। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो ये धौलावीरा जो कि ये 3 भागों में विभक्त है। फिर चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हम तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना टाइम गवाए वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, जो कि आप इसे पूर्व वैदिक काल कह सकते हैं या ऋग वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक संस्कृति आती है। फिर उसके बाद आता है इसके नेक्स्ट में दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ या कुलीन ये जो कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये तमाकू। तमाकू जो फसल था ये वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ये श्रमण के नाम से जाना जाता था। जो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी थे या ब्राह्मण विरोधी थे, उन अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र ये जो कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद। फिर उसके बाद आता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो कि 4 वेदों की संख्या है। भारत के राजनीति में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है।
फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन है। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो ये सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक, तो प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, दर्शन दिए गए हैं और प्रवर्तक दिए गए हैं। ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मिलान कराने के लिए भी यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से दर्शक के कौन से प्रवर्तक थे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं, न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं, चारवाक के प्रवर्तक चारवाक ही हैं, और योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के वादरायण और वैशेषिक के कणाद हैं। ये जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो ये मनु है। मनु जो कि ये क्या है, प्रथम विधि निर्माता हैं। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो ये गोधन, जो कि ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, तो ये 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्र कहा जाता है। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को। ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ईश्वर महिमा से है। ईश्वर महिमा से है ऋग्वेद का संबंध। फिर उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितनी हैं, तो 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 10,580 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं, तो 250 ऋचाएं, जो कि इंद्र के लिए कहा गया है। और ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं कितनी हैं, तो 200 हैं। 200 ऋचाएं जो कि अग्नि के लिए हैं। फिर सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। फिर उसके बाद आता है ज्ञान में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। त्रयी नाम है, त्रयी नाम जो कि ये 3 वेदों का नाम जो कि त्रयी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं, वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण का शब्द सबसे पहले मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। फिर उसके बाद आता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है, तो पवित्र जादू होता है अथर्व का अर्थ। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो जैमिनी है। जैमिनी ये जो कि पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, ये जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण, ये जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। फिर गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो ये अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, तो दर्शन, ये जो कि उपनिषदों का मुख्य विषय है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो कठोर उपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या 18 है पुराण। फिर उसके बाद आता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था, तो ये प्राकृतिक उपासना से था। किस देवता के लिए
ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ये ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, ये कहाँ पे, तो पंजाब में। फिर उसके बाद आता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो नौवां मंडल जो कि ये पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध दसराज युद्ध या दसराज युद्ध कहा जाता है इसे, या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था, ये पुरुषड़ी नदी के तट पे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है, तो 1/3 है। भू राजस्व की दर क्या थी, 1/6 थी, 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी, ये जो कि सर्वाधिक वर्णित नदी है। फिर उसके बाद आता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो ये कैकेयी के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, तो ये अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है, तो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन। फिर उसके बाद आता है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई है, तो ये धर्मशास्त्र के काल में उदय हुआ है। गायत्री मंत्र यानी कि देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलते हैं, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। फिर उसके बाद आता है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो ये गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में कनिष्क से जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण के नाम से जाने जाते थे। कनिष्क निष्क किसे कहा जाता था, निष्क ये स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये दर्शन पर हैं। उपनिषद पुस्तक किस पे है, तो ये दर्शन पर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो ये पूजा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, जो कि ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। फिर उसके बाद आता है चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय संबंधित है, तो ये चिकित्सा पर है चरक संहिता। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, तो यजुर्वेद में। फिर वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो सभा मंत्री परिषद थी। सभा क्या थी, तो सभा एक मंत्री परिषद होती थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो गणतंत्र, ये जो कि लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद, जो कि ये सबसे प्राचीन वेद है। फिर उसके बाद आता है कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो सांख्य, ये जो कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो वैदिक युग में हुआ है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो लुहार, यानी कि लुहार गिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। पाणिनि जो कि ये अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। फिर उसके बाद आता है कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनुस्मृति, ये जो कि प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो ये रामायण को दिया जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण, ये जो कि सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो काल या कुटुंब। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो विदत थी। विदत, ये जो कि प्राचीनतम संस्था है। फिर उसके बाद आता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ये शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था
प्रचलन कब में आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आया था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है तो नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है ऋग्वेद में अघन्या यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये कुंभा और क्रमुको। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिया गया था। फिर उसके बाद आता है अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ये यजुर्वेद, जो कि ये गद्य पद्य दोनों में है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो ये मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन करिए तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? तो लुम्बिनी, ये जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के चरित्र विभिन्न जन्मों के कथाओं के विषय में कहा गया है तो ये जातक में कहा गया है। फिर उसके बाद आता है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो ये बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में प्राप्त किए थे। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो नालंदा बिहार, ये जो कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? ये महाकश्यप के द्वारा किया गया था। नागा अर्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे नागा अर्जुन। फिर उसके बाद आता है कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? ये राजगृह में किया गया था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का जो कि ये अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि मलिंद पन्हो राजा मलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये नागसेन के और राजा मलिंद के बीच संवाद है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर को किस अंग से जाना जाता है? तो ये पद्यपाणी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते थे। फिर कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। तो बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। हाथी दिया गया है, हाथी ये जो कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल ये जन्म का प्रतीक है। सांड ये यौन का प्रतीक है। घोड़ा ये गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। फिर उसके बाद पदचिन्ह निर्माण का प्रतीक है और स्तूप
इनके मृत्यु का प्रतीक है। फिर उसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे, तो अलार कलाम, जो कि ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि बुद्ध में वैराग भावना की 4 दृश्यों के कारण बलवित हुई थी। ये बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी के कारण। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला, जो कि ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, ये सांची में स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो ये अशोक के द्वारा किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी, तो ये पाली भाषा में किया गया था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये वासुमित्र के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में एवं जैन धर्म दोनों के उपदेशों के किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। बोधगया कहाँ स्थित है, तो ये बोधगया बिहार में स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि जातक किस का ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का ग्रंथ है। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये बोधगया में हुआ था। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म में समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, तो महिला और शूद्रों को। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा, ये जो कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, ये कपिल वस्तु में किया गया था। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है, तो नागा अर्जुन है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ, तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण सांची विख्यात है। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था, तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया गया था इसमें। फिर उसके बाद आता है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कुंडल ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म। किसे एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो ये गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो ये उनका गृह त्याग के कारण ये महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी, ये कोकलीय वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये अशोक का मिलता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों इसमें दिया गया है कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था, तो ये सारनाथ में दिए थे। फिर उसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ यानी कि वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इसमें प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए श्रावस्ती में दिए गए थे। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो ये जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था।
महावीर की माता कौन थी? तो त्रिशला थी महावीर माता। फिर उसके बाद महावीर का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान, जो कि महावीर का मूल नाम था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था। ज्ञानियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 हुए थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। फिर उसके बाद आता है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्यता से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये स्थूलभद्र थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य जोड़े थे। फिर उसके बाद आता है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली, ये जो कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत साम्यक साधारण, साम्यक चरित्र, साम्यक ज्ञान और जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये चालुक्यों के सोलंकियों ने करवाया था। स्यादवाद सिद्धांत है, तो ये जैन धर्म का है। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? तो जैन धर्म का है स्यादवाद सिद्धांत। फिर उसके बाद आता है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व, ये जो कि सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को कहा जाता है तो आगम कहा जाता है जैन साहित्य को। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं तो भाद्र बाहु हैं। अनेकांत किसका क्रोड यानी कि केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मत का। फिर उसके बाद आता है कि महाधार्मिक घटना महामस्तिकाभिषेक किसके संबंधित, ये किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए किया जाता है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृत व अर्धमगधी भाषा और लिपि में है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त था। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है तो केवल वासुदेव से। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे अजीवक संप्रदाय के संस्थापक। भागवत संप्रदाय के यानी कि विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ये हिंदू यूनानी का था, हिंद यूनानी का था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो ये 7 तत्वों के द्वारा किया गया था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ये जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल को हम लोग नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका, ये जो कि क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम है। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, जो कि ये नंद वंश का संस्थापक है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ये अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस शासक ने गंग एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ये उदयन के द्वारा किया गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो ये बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस यानी कि पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो ये था झेलम नदी, झेलम नदी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण
यानी कि शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो ये उत्तर काले पालिशकृत बर्तन को। फिर मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, ये जो कि मगध की प्रथम राजधानी है। फिर उसके बाद आता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ये उदयन था। उदयन के द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया था उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद। घनानंद ये जो कि सिकंदर महान का समकालीन था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो सर्वप्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6वीं सदी पे हुआ था, 6वीं सदी में हुआ था। फिर उसके बाद आता है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो ये नंद वंश का शासन था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो मगध, ये जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद, जो कि ये नंद वंश का अंतिम सम्राट है। फिर उसके बाद आता है भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये जो कि कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो ये कौन था? डेरियस था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? ये अजातशत्रु था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया दिया? ये जो कि शिशुनाग शासक था। फिर कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय जो कि ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। फिर उसके बाद आता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार का है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ हैं। फिर कलिंग ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है गृहपति का क्या अर्थ होता है? तो धनी व्यक्ति, ये जो कि गृहपति का अर्थ होता है। फिर इसमें दिया गया है जैन संगीतियां। जैन संगीतियों में प्रथम जैन संगीति ये जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। पाटलिपुत्र ये स्थान है। स्थूलभद्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद द्वितीय जैन संगीति ये हुआ था 512 ईस्वी में, बल्लभी स्थल पर हुआ था और देवाधि क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। बौद्ध संगीतियों में सबसे पहला बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। स्थान राजगृह है और महाकश्यप इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कालाशोक इसके क्या हैं? अध्यक्ष शासक थे और वैशाली स्थान पे सवा कामनी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्र स्थान पे हुआ था। मोगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये जो कि प्रथम सदी में हुआ था, कनिष्क इसके शासक थे। कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन ये कश्मीर में पड़ता है और वासुमित्री इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों प्रमुख महाजनपद दिया गया है। इसमें महाजनपद दिया गया है, राजधानी दिया गया है और विशेषता क्या थी इस महाजनपद की और क्षेत्र कैसा था। तो पहला इसमें दिया गया है कि मगध जो कि ये इसकी राजधानी राजगृह या राजगीर थी। इसकी विशेषता यह थी कि राजगृह को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था, जो कि ये वर्तमान में कहाँ है? पटना बिहार में है। दूसरा है अंग की राजधानी चंपा, जो कि आधुनिक ये भागलपुर में है।
इसकी विशेषता थी कि आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में है। तीसरा है काशी। काशी ये जो कि वाराणसी या बनारस इसकी राजधानी थी। शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए ये जो कि प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, काशी। चौथा है बज्जी। बज्जी ये इसकी राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला थी, जो कि ये विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता कहा जाता है बज्जी को। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा बिहार में स्थित है। पांचवा है कौशल। कौशल जो कि ये श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। ये आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत यानी कि अयोध्या एवं श्रावस्ती, फैजाबाद जो कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। छठवां है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र है, जो कि दिल्ली, मेरठ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ये सटा हुआ है। सातवां है चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती है। ये बुंदेलखंड और उसके आसपास के भाग जो कि ये उत्तर प्रदेश पड़ता है। आठवां है मल्ल। मल्ल ये इसकी राजधानी कुशीनगर या पावा थी। ये देवरिया, गोरखपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। नौवां है अस्मक। अस्मक जो कि पौधन्य या पोतन इसकी राजधानी थी। गोदावरी का तटीय प्रदेश, ये जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। तो अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है, तो अस्मक या अस्मक जो इसकी राजधानी पोतन है। फिर 10वां है वत्स्य। वत्स्य ये जो कि कौशाम्बी है, इसकी राजधानी प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर 11वां है पंचाल, जो कि इसकी राजधानी अहिछत्र या काम्पिल्य है, रुहेलखंड के पास पड़ता है, जो कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद ये भी उत्तर प्रदेश के पास पड़ता है। फिर उसके बाद आता है 11वां है पंचाल, पंचाल हो गया। 12वां है मत्स्य, ये जो कि विराटनगर इसकी राजधानी है, राजस्थान के अलवर या भरतपुर, जयपुर का क्षेत्र पड़ता है। 13वां है अवंती। अवंती ये जो कि इसकी राजधानी उज्जैनी या महासमती है, ये मालवा के आसपास का क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। 14वां है गंधार। गंधार जो कि ये तक्षशिला इसकी राजधानी है या पुष्प लावती इसकी राजधानी है, ये आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग है। 15वां है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। 16वां है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर है, जो कि श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो कि रावलपिंडी, पेशावर क्षेत्र पाकिस्तान में ये पड़ता है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है मौर्य काल। मौर्य काल को हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।